नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक बीटन डाउन सेक्टर की। और इस सेक्टर के जो शेयर हैं वो अपने पीक से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो आप ये कहेंगे भाई इस मंदी में तो सारे सेक्टर ही बीटन डाउन है, लेकिन ये जो सेक्टर है ये अपनी कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के कारण बीटन डाउन हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि इसकी जो जिस कारण से ये बीटन डाउन हुआ था वो कारण कुछ अब समाप्त होने लगे हैं। और इस सेक्टर का नाम है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर्स। वैसे तो इस सेक्टर की कई कंपनियों के बारे में हम बिजनेस मॉडल वाले वीडियो बना चुके हैं और वहां पर इस सेक्टर को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन आज के वीडियो में हम इसका ओवरऑल एक व्यू लेंगे। क्यों ये सेक्टर चढ़ा, क्यों ये सेक्टर नज़रों से गिरा, या इसमें अर्निंग विजिबिलिटी क्यों नहीं आ रही है, और अब ऐसे क्या कारण हुए कि इसमें कुछ ग्रीन शूट दिखाई दे रहे हैं। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर स्पेशलिटी केमिकल होते क्या है। देखिए, केमिकल का मतलब हुआ एक रसायन। तो जितनी भी हमारी जिंदगी है वो केमिकल्स के चारों तरफ घूमती है। और ये केमिकल ब्रॉडली दो तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। एक हुआ बल्क या जेनेरिक केमिकल्स, और जो दूसरे हुए स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स को समझने के लिए हमें पहले जेनरिक केमिकल्स को समझना पड़ेगा कि जेनरिक केमिकल्स क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे केमिकल्स जिनका वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। आप एक उदाहरण के लिए सामान्य भाषा में अगर समझें तो आप देखिए, नमक जैसे नमक जो है वो आप बहुत सारी चीज़ों में डाल सकते हैं। चपाती में डाल सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई आपको कोई सोडा वगैरह डालना है वहाँ आप डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, और हज़ारों तरह की सब्जी में वो इस्तेमाल होता है। प्रिजर्वेटिव में डाल सकते हैं। मतलब आप एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आप सोचिए, और वहाँ पर नमक का एप्लीकेशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो जो नमक है ना वो एक कमोडिटी केमिकल की तरह है जिसका इस्तेमाल वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन में होता है। और जहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर बल्क में कोई केमिकल का उत्पादन हो रहा है या यूज हो रहा है, उसका वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में जिस केमिकल का इस्तेमाल होता है वो जो है बहुत सारे लोग प्रोड्यूस भी करते हैं। उसकी प्योरिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती और उसको बनाने में उतनी एक्सपर्टाइज भी नहीं लगती। तो ऐसी कंडीशन में जो मार्जिन्स होते हैं वो कम होते हैं। जो बल्क केमिकल्स होते हैं उनमें मार्जिन कम होते हैं, उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और इस क्षेत्र में कंपटीशन ज़्यादा होता है। इसके विपरीत जो दूसरी टाइप का केमिकल है जो आज के वीडियो का सब्जेक्ट भी है वो कहलाता है स्पेशलिटी केमिकल। जैसे नाम से ही जाहिर है, एक विशेष प्रकार का केमिकल जो कुछ ही या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में काम आता है। पर्टिकुलर एप्लीकेशन का क्या मतलब, मान लीजिए आपको कोई ऐसी क्रीम बनानी है जो स्किन के लिए, पर्टिकुलर तरह की स्किन के लिए बनी हुई हो, तो उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होगा वो कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा, अल्ट्रा प्योर रिफाइंड होगा। दूसरी बात ये, उसको बनाने वाले बहुत ही कम लोग होंगे। और क्योंकि वहां पर जो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है ना, किसी वो कोई एक पर्टिकुलर ग्राहक ही होगा, एक या दो ग्राहक ही होंगे उस केमिकल को खरीदने वाले। यानी इस तरह की जो क्रीम बनाने वाली कंपनीज होंगी जो अल्टीमेटली उस केमिकल का यूज करेंगी वो लिमिटेड होती है। इसलिए वहां पर एक तो एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती है। इस तरह के जो स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनीज होती हैं उनकी एक्सपर्टाइज काफ़ी ज़्यादा होती है। कम क्वांटिटी में बनाया जाता है, हाई प्योरिटी इनकी होती है, और इसी कारण से मार्जिन जो है ना वो स्पेशलिटी केमिकल में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल्स में जो 2020 के बाद तेज़ी आई उसका क्या कारण था। तो देखिए, हुआ ये कि केमिकल, इस तरह के केमिकल्स की जो अल्टीमेट कंज्यूमर होती हैं वो ग्लोबल ब्रांड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, चाहे वो फार्मा की कंपनी हो, चाहे वो फूड की कंपनीज हो, कोई एग्रोकेमिकल वाली कंपनी हो। तो वहाँ पर जो ये केमिकल्स का, स्पेशलिटी केमिकल्स के वो बड़े बायर्स हुआ करते थे, और उनका एक सोर्स जो हुआ करता था ना, सोर्सिंग कंट्री, वो हुआ करता था चाइना। क्योंकि चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल से, चाहे उस बल्क केमिकल की बात करें या स्पेशलिटी केमिकल की बात करें। तो हुआ ये कि जब
कोविड आया तो उन कंपनीज को ये आशंका हुई कि भाई ऐसी स्थिति तो कभी भी पैदा हो सकती है जहां पर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे चाइना में लॉकडाउन लग गया, या कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है किसी कारण से केमिकल कंपनीज के ऊपर, चाहे पॉल्यूशन से रिलेटेड या किसी अन्य कारण से, उन कंपनीज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा दे। तो ऐसी सिचुएशन में ग्लोबल कंपनीज ने ये कहा कि हमें कोई ऑल्टरनेटिव प्रबंध जो है ना वो करने चाहिए। तो उन्होंने जब आसपास की कंट्रीज को देखा तो भारत जो है ना वो उनको एक काफी विश्वसनीय कंट्री, मतलब एक रिप्लेसमेंट की तरह नहीं, एक तरीके से सपोर्ट कंट्री जो है ना वो लगा कि भाई चाइना के साथ साथ हमें जो है ना भारत से भी स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोक्योर करने चाहिए। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि भारत में जो मैन पावर है ना, साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो एक तो काफी ज्यादा है, दूसरी चीज ये चीप लेबर है, तीसरी चीज ये टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये काफी अच्छा है और डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो इन कारणों से जो ग्लोबल मेजर्स हैं, जो केमिकल के अल्टीमेट कंज्यूमर थे, उन्होंने भारत में कंपनीज को ऑर्डर देने शुरू किए। और इस कारण से क्या हुआ कि भारत में टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट एक तो शुरू हुआ, कंपनीज ने अपना जो कैपिटल एक्सपेंशन है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, वो भी बढ़ाना शुरू किया। भाई ज़्यादा डिमांड आ रही है तो एक नई फैक्ट्री में लगा दो। तो इस प्रकार से कंपनीज ने करना शुरू किया और इसके कारण क्या हुआ, उनके प्रॉफिट और मार्जिन्स जो हैं वो बढ़ने लगे। और जब अच्छी रेवेन्यू और अच्छे प्रॉफिट्स इन कंपनीज के आने लगे तो मार्केट ने ये सोचा कि भाई इस तरह की केमिकल कंपनीज की जो शेयर है ना ये तो लगातार बढ़ते चले जाएंगे और वो जितना इनका पोटेंशियल था, अर्निंग पोटेंशियल था, उससे ज़्यादा इनके भाव आगे निकल गए। अब क्या हुआ कि कोरोना के बाद जो एकदम डिमांड में, केमिकल्स की डिमांड में तेजी आई, उसके बाद वो डिमांड नॉर्मलाइज हुई और थोड़ी जो ग्लोबल स्लो डाउन भी होने लगा है ना विश्व में, थोड़ी सी कोरोना के बाद तेजी आने के बाद एक बार मंदी भी आनी शुरू हुई। और इसके कारण हुआ ये कि उन केमिकल कंपनीज ने एक तो जो नया ऑर्डर है वो देना बंद कर दिया, दूसरी बात उनके जो एग्जिस्टिंग, मतलब कोरोना के टाइम में उनको ये खतरा हुआ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कोविड की सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको माल मिलने लगा, केमिकल मिलने लगे, तो उन ग्लोबल मेजर ने एडिशनल अपने पास बफर स्टॉक ला के रख लिया, यानी एडिशनल केमिकल इकट्ठे कर लिए। अब ग्लोबल डिमांड जब स्लो डाउन हुई तो उन्होंने नए ऑर्डर देने की बजाय वो जो एग्जिस्टिंग उनके पास स्टॉक एडिशनल पड़ा था उसी को इस्तेमाल करना शुरू किया। अब हुआ ये कि जब नए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं और डिमांड स्लो डाउन है तो ये जो केमिकल कंपनीज थी इनके मार्जिन कम होने लगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो प्रेशर है ना आपस में दो कंपनीज के बीच में या तीन कंपनीज के बीच में, जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर है ना वो बढ़ने लगा। और इस कारण से उनकी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की विजिबिलिटी है वो कम हो गई और इसी कारण से वो शेयर जो है वो लगातार नीचे गिरने लगे। और ये वाला जो फेज चल रहा है अभी, जब से ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस शुरू हुआ है और उससे पहले जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया, ये इस सेक्टर यानी केमिकल सेक्टर के ऊपर एक्चुअली तिहरी मार है। पहले तो खुद इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम केमिकल सेक्टर की, दूसरी बात टैरिफ्स का डर और तीसरी बात अब ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस। लेकिन अब हुआ यह कि नवंबर दिसंबर के आसपास से कुछ जो मैनेजमेंट कमेंट्री है डिफरेंट जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के रिजल्ट्स के बाद जो मैनेजमेंट कमेंट्री की जाती है उसमें कुछ ऐसे इंडिकेशन लग रहे हैं कि वहाँ से जो डिमांड है ना, स्पेशलिटी केमिकल्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो ऐसे ही हम तीन शेयरों के बारे में डिस्कस करते हैं कि जहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो शेयर हैं, अगर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में कुछ तेजी आई तो ये जो है उस तेजी में काफी अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली कंपनी है एपिग्राल, EPIGRAL। इसके बारे में मैंने एक छोटा वीडियो बना रखा, हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका पुराना नाम जो था वो मेगमनी फाइन केम था और ये क्लोरएल्कली डेरिवेटिव्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है। स्पेशलिटी केमिकल्स से जैसे मैंने बताया मार्जिन स्पेशलिटी केमिकल्स में ज़्यादा होता है और अभी फिलहाल इनका जो रेवेन्यू है वो केवल 50% रेवेन्यू है वो स्पेशलिटी केमिकल्स से आता है और जो बाकी जो है वो क्लोरएल्कली और डेरिवेटिव से आता है। क्लोरएल्कली क्या होता है,
आप एक उसका उदाहरण आप समझते हैं, कास्टिक सोडा ये बनाते हैं। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कास्टिक सोडा के आगे कास्टिक सोडा को प्रोसेस करने के बाद कुछ और केमिकल्स बनते हैं, वो डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इनके 3 सेगमेंट हैं, उन 3 सेगमेंट से जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स से इनका रेवेन्यू 50% आता है और अगले कुछ सालों में इनका ये इरादा है कि इस रेशो को बढ़ाकर ये 50 से 70% कर दें, यानी कि जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं वो 70% इनके टोटल रेवेन्यू का हो जाए। और ये जो कंपनी है एपिग्राल, ये कुछ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे सीपीवीसी रेजिन और एपिक्लोरोहाइड्रिन। अब ये क्या चीज़ें होती हैं एपिक्लोरोहाइड्रिन और सीपीवीसी, आप चाहें तो वो जो हमारा एपिग्राल वाला वीडियो वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया है। अब ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण भी इनकी ये जो सीपीवीसी है और एपिक्लोरोहाइड्रिन है, इन केमिकल्स की डिमांड भविष्य में बढ़ने की संभावना है। अब इसके मार्केट कैप की बात करें तो छोटी कंपनी है, 3900 करोड़ को 3900 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आरओई जो है वो काफ़ी अच्छा है, 22.3%। डेट टू इक्विटी जो है वो हर 100 रुपये की इक्विटी पर 20 रुपये का कर्जा है। और पीई जो है कंप्रेस हो के वो लगभग 11.5 का हो गया है, लगभग 12 का समझ लीजिए। 52 वीक हाई प्राइस जो था इसका वो 2114 था, जो अब गिर के मात्र 900 रुपये में आ गया है। अब इसी क्षेत्र की जो दूसरी कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल में, वो प्योर प्ले स्पेशलिटी कंपनी है, यानी कि वो कुछ और नहीं बनाती, वो केवल स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। और स्पेशलिटी केमिकल्स भी इस तरह के केमिकल्स बनाती है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं या क्लीन या ग्रीन। जो स्पेशलिटी केमिकल्स वो बनाते हैं, कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इनके प्रोमोटर्स ने रिसेंटली अपना जो स्टेक था वो 24% डाइवेस्ट कर दिया। अब इन प्रोमोटर्स के पास 51% स्टेक रह गया है। अब ये जो डील करते हैं कॉम्प्लेक्स ग्रीन केमिस्ट्री में डील करते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब वो जो स्पेशलिटी केमिकल्स ये बनाते हैं, एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं जैसे इनके कंपनी के नाम से जाहिर है। दूसरी बात ये कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, आसानी से उनको बनाया नहीं जा सकता। स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है यही इस कंपनी को अन्य कंपनी से अलग करती है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप की बात करूं 7400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आरओई काफ़ी अच्छा है 22%। डेट टू इक्विटी नील है, बहुत ही अच्छी बात है। और पी जो है 27 का है। इसका भी शेयर का भाव जो 52 वीक हाई था वो 1600 रुपये 1600 रुपये था, जो अब लगभग 700 रुपये है, 695 700 रुपये का भाव है। तीसरी जो कंपनी है इस क्षेत्र में उसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। विनाती ऑर्गेनिक्स और ये जो है ATBS और IBB, बेसिकली इन जो केमिकल्स हैं इनके कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं, तो इनको एक आम आदमी को समझने के लिए या ट्रेड की टर्म्स में इनको ATBS और IBB कहा जाता है। ये नीश केमिकल्स हैं। नीश का मतलब ये बहुत ही पर्टिकुलर जगह ये इस्तेमाल होते हैं और हर कंपनी इनको बनाती नहीं है, छोटी क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं। अब ये ATBS जो ऑयल ड्रिलिंग में काम करते हैं, इसके अलावा ये वाटर ट्रीटमेंट में काम होता है और फार्मास्यूटिकल में ये केमिकल काम आता है। और IBB जो है ये एग्रोकेमिकल और फार्मा में दोनों में काम आता है। ये ATBS में अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी विनाती ऑर्गेनिक जो है ATBS के ऊपर फोकस कर रहा है। और इसके अलावा भी अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है कुछ अन्य तरह के नीश सेगमेंट, नीश का मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर किसी फोकस्ड एप्लीकेशन के लिए जो केमिकल बनाए जाते हैं तो उसको नीश केमिकल्स बोला जाता है। स्पेशलिटी केमिकल्स का भी एक सुपर स्पेशलिटी आप ये समझ लीजिए उस तरह का केमिकल है। तो ये नीश केमिकल में ये अन्य तरह के नीश केमिकल भी ये बनाने जा रहे हैं। अब इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो 13,580 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई जो 16% है। डेट टू इक्विटी जो है वो नील है और जो पीई है वो 28 का है। विनाती ऑर्गेनिक्स का जो 52 वीक हाई है वो 2040 है और जो अब घटकर 1300 रुपये के आसपास हो गया है। तो ये जो 3 शेयर्स हैं एपिग्राल, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विनाती ऑर्गेनिक्स, इनको आप अपने नज़र में रख सकते हैं, इनके बारे में आप अध्ययन करें। और आप इसके लिए हमारे जो क्लीन साइंस के ऊपर भी एक छोटा वीडियो हमारा है और एपिग्राल के बारे में भी एक छोटा वीडियो हमारा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए। और जब भी आप खरीदने या बेचने का निर्णय करें तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य पूछें। मेरी इन शेयर्स में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।